सर, ये क्वेश्चन जनरल है, इसके स्पेसिफिक नहीं है। लेकिन जब हम लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो इसका इतना सारा सब डिविजन्स है कि जैसे आपने अभी प्रश्न एक डिवीजन बोला, या फिर ताजिक है। आइडियली एक स्टूडेंट को कैसे ये नेविगेट करना चाहिए, कौन सा पहले करना चाहिए, उसके बाद ये क्या होता है, इसका एक सीक्वेंस या एक लर्निंग करने का तरीका आइडियली। देखिए, आइडियली की बात यह है कि अगर आप ठीक रास्ता सोचें, जो रास्ता आपके लिए फ्रूटफुल हो सकता है, तो उस रास्ते में अगर आप बेसिक हैं तो आपको बेसिक से शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं हमेशा ये कहता हूं कि व्यक्ति सबसे पहले आज के दौर में जब एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है तो वो सबसे पहले सोशल मीडिया के पास जाता है। सोशल मीडिया के पास जाने के बाद वो वहां पर कंटेंट को खंगालता है, कंटेंट को कंज्यूम करता है। और एक टाइम आता है जब वो राशि, प्लेनेट और हाउस के नाम समझ जाता है, दृष्टियां समझ जाता है, कुछ छोटे मोटे सूत्रों को भी समझ जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेहतर सूत्रों को भी समझ जाते हैं। ठीक है। लेकिन उसके बाद वो प्रिडिक्ट भी करने लगते हैं, और प्रिडिक्शन के समय वो उपयोग करता है व्यक्ति इंट्यूशन का। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की तरफ अगर कोई आकर्षित हुआ है तो जब वो प्रिडिक्ट करने लगता है थोड़ा सा कंज्यूम करने के बाद, तो थोड़ा बहुत प्रिडिक्शन हो जाता है। और बेसिकली वो प्रिडिक्शन होता है इंट्यूशन के बेस्ड पे, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जब कोई व्यक्ति उतरता है, उसका जब इंटरेस्ट जागता है एस्ट्रोलॉजी में, तो एस्ट्रोलॉजी उसको आकर्षित कर रही होती है। ठीक है। और कहीं ना कोई योग एक्टिवेट होता है कुंडली में, तभी वो आकर्षण जागता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपनी परेशानियों से परेशान होकर एस्ट्रोलॉजी में आते हैं, और वो ये कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं सीखना, मैं बस अपना चार्ट सीख जाऊं कैसे डिकोड करना है, इतना ही चाहिए। लेकिन मैं वैसे लोगों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल वैसी बात हो गई कि 10,000 लोगों के कटोरे में समुद्र का पानी पड़ा है, और वो ये कहना चाहता है कि मुझे सबके समुद्र के पानी को टेस्ट नहीं करना, मैं बस अपने कटोरे का जो पानी है उसका टेस्ट जान जाऊं। समस्या ये है कि जिस दिन वो अपने कटोरे के पानी का टेस्ट जान जाएगा, वो बाकी के हजारों हजारों लोग जिनके कटोरे में पानी है उनका भी टेस्ट जान जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, क्योंकि पानी सब में एक ही है। बिल्कुल वैसे ही जब ये व्यक्ति कहता है ना, मैं बस अपनी कुंडली को जांच लूं, अपनी कुंडली के बारे में जान लूं, इतना ही मुझे जानना है, तो इससे बड़ा भ्रम हो नहीं सकता। बल्कि असलियत तो ये है कि आप सबसे अंतिम में अपनी कुंडली को डिकोड कर पाते हैं। अपनी कुंडली को डिकोड करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बायस्ड हो जाता है व्यक्ति। सीख भी जाए तो दूसरों की कुंडली को डिकोड कर लेता है, अपने लिए मुश्किल हो जाती है। तो शुरुआत स्टार्ट होती है व्यक्ति की, परेशान जो है वो ये चाहता है कि मैं अपनी कुंडली डिकोड करूं। ठीक है, चलिए उसके बाद भी कोई बात नहीं। मैं जो बताना चाहता हूँ यही है कि अपनी कुंडली डिकोड करो या दूसरे की, बात एक ही है। ठीक है, सीखना उतना ही पड़ेगा। और जब वो कंज्यूम कर रहा है व्यक्ति, तो सोशल मीडिया है, अच्छे अच्छे शब्द हैं। अभी तो यूट्यूब चल रहा है, बहुत अच्छे शब्द हैं। इंस्टाग्राम है, अच्छे अच्छे शब्द हैं, व्यक्ति को मिल रहे हैं, और वो नई नई चीजें फिर उतरते जा रहा है। और जब वो उतरता है तो फिर उसको उलझन पैदा होती है एक समय के बाद। मतलब जितना सुलझा हुआ व्यक्ति पहले था थोड़े कंटेंट के साथ, उससे ज्यादा वो उलझ जाता है ज्यादा कंटेंट के साथ। जब वो ज्यादा कंटेंट के साथ उलझता है, तो जितना वो उलझता है उतना प्रिडिक्शन खोता चला जाता है। फिर लोगों को पता चलता है कि इसकी किताबें होती है ज्योतिष की, तो या तो पहले पता चल जाता है या बाद में। कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होंगे, ज्यादा अगर कनेक्शंस हैं, तो पहले पता चल जाएगा, फिर वो ज्योतिष की किताबें खरीदेंगे। और एक एक करके जैसे ही ज्योतिष की बुक्स रीड करना शुरू करेंगे, बस कहानी यहीं से शुरू हो जाती है। अब वो ज्योतिष की बुक्स रीड करेंगे, और जितना वो रीड करेंगे उतना श्लोक पढ़ेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, उनको फील होगा ये काम नहीं कर रहा, और जो उनका प्रिडिक्शन इंट्यूशन बेस्ड भी होता था वो भी जाने लगता है धीरे धीरे। और जब वो जाने लगता है तो उनके अंदर फिर और ज्यादा क्रेविंग होती है कि क्या हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। अब वो और खोजने लगते हैं। तो अब वो चारों तरफ से इतनी इतनी ज्यादा क्रेविंग हो जाती है कि वो सोशल मीडिया, किताबें, ये वो कहीं से मिल जाए, कुछ मिल जाए, कोई बता दे,
इतना उनके अंदर प्यास बढ़ जाती है। और जब ये प्यास बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब फिर उनका प्रेडिक्शन लॉस्ट हो जाता है। मतलब जितना वो उतरेंगे उतना प्रिडिक्शन खत्म होने लगेगा, धीरे धीरे प्रिडिक्शन लॉस्ट हो जाता है। अब वो कहते हैं मेरा प्रिडिक्शन गलत होने लगा। ठीक है। अब यहाँ पे उनको आवश्यकता है, हुआ क्या, लंबे साल 1.5 साल की जर्नी कर ली उन्होंने, लेकिन अब हुआ क्या, अब उनको आवश्यकता है कि उस दलदल से कोई बाहर निकाले। वो दलदल बन गया, इतनी इंफॉर्मेशन हो गई कि वो सीक्वेंस में नहीं है, एनर्जी सीक्वेंस में नहीं हो पाई। क्योंकि लेन देन एनर्जी का करना था, इसीलिए तो पहले गुरु होता था ना। तो लेन देन एनर्जी का करना था, यहाँ पर शब्दों का लेन देन हो गया, इंफॉर्मेशन का लेन देन हो गया, वो भी सीक्वेंस में नहीं है, अलाइनमेंट में नहीं है। तो वो जो अलाइनमेंट में नहीं है, फिर उसको दिक्कत आएगी, और जब वो दिक्कत आएगी तब वहां पर उसके जीवन में उतरता है गुरु, टीचर, जो उसको उस दलदल से निकाले। टीचर का काम ये नहीं है कि वो ये सिखाए कि तुमको ज्योतिष के लिए कौन से सूत्रों को याद रखना है, उसका काम ये है कि तुम जहां उलझ गए हो वहां से तुमको कैसे बाहर निकालना है। इसीलिए वहां पर गुरु आता है, और फिर लोग गुरु को ढूंढकर उससे प्रॉपरली सीखने के प्रयास में लग जाते हैं। और बहुत से लोग, अगर सही गुरु मिला है, व्यक्ति की एनर्जी को अगर गुरु समझता है, एक एक व्यक्ति का गुरु के साथ कांटेक्ट होना चाहिए। कांटेक्ट का मतलब कि डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। डायरेक्ट का मतलब ऐसा नहीं कि फोन पे बात कर रहा है। डायरेक्ट का मतलब जब वो पढ़ रहा है तो एक एक व्यक्ति उस गुरु के साथ डायरेक्ट एनर्जी में कनेक्शन के साथ होना चाहिए। तब अगर वो होगा तो उस व्यक्ति को सीखने को मिलेगा, और उसकी उलझन अपने आप ही दूर होती चली जाएगी। ये जो आप मुझे बोलते हैं ना कि सर आज मेरे अंदर ये क्वेश्चन था, मैं आपकी क्लास में आया, मेरे क्वेश्चन का तो मैंने सवाल पूछा भी नहीं और उत्तर मुझे मिल गया। ये आप इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी का अलाइनमेंट मेरे अलाइनमेंट के साथ मैच कर जाता है, वो सीक्वेंस में आ जाता है। वो जो बिखरे हुए टुकड़े थे वो एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं, विद्युतीय चुंबकीय क्षमता के द्वारा कहिए या उसके प्रभाव के द्वारा कहिए। ऐसा ही होगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सपोज कीजिए स्टार्ट ही करना चाहता है, तो मैं उसको यही कहना चाहता हूँ कि सीखने के लिए प्रयास कीजिए कि आपको कोई व्यक्ति गुरु के रूप में पहले तो मिल जाए, फिर किताबें वगैरह बाद में आप खंगालिएगा, क्योंकि किताबें शब्दों के द्वारा है, शब्दों से आपको ऊर्जा नहीं मिल सकती। एक बार अगर आपने ऊर्जा को अलाइनमेंट में आप ले आए, तो आपको शब्दों से कुछ मिल जाएगा। तो पहले उस ऊर्जा का अलाइनमेंट आवश्यक है। उसके लिए आपको व्यक्ति ही खोजना पड़ेगा। वो व्यक्ति जो आपकी ऊर्जा से अलाइनमेंट में है उसको खोजिए। मैं नहीं कहता कोई फलाना गुरु ही बनाइए या फलाने टीचर से ही पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, लेकिन उस व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके अलाइनमेंट में आपके साथ बात बन रही है। ज्योतिष पढ़ने के लिए सिर्फ आपके ज्योतिषीय सवालों के उत्तर देना आवश्यक नहीं है, सिर्फ वही उत्तर मिलना आवश्यक नहीं है, क्योंकि ज्योतिष में व्यक्ति आता है ना, तो वो ग्रहों के बुलाने पर तो आता ही है। उसके जीवन के और भी कई तथ्य होते हैं जो उसको आवाज देते हैं कि तुम्हें इसका उत्तर ज्योतिष के माध्यम से मिल जाएगा, ज्योतिष में नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिसका उत्तर ज्योतिष में नहीं होता, लेकिन ज्योतिष के माध्यम से मिल जाता है। और हर व्यक्ति जो ज्योतिष में उतरा है वो ज्योतिषी ही बन जाएगा, ये भी आवश्यक नहीं है। लेकिन उसको जो बनना है, वो बनने के लिए जो स्टेप आवश्यक है, हो सकता है कि वो ज्योतिष से गुजरता हो। तो ज्योतिष में उतर के वो अपनी स्टेप की तरफ आगे बढ़ सकता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो ज्योतिष में उतरते हैं, उनकी फिर इच्छा खत्म हो जाती है, एक टाइम के बाद वो आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी यात्रा आगे की थी। अब आपने पूछा प्रश्न कुंडली है, बाकी चीजें हैं, तो कैसे मैनेज करेगा व्यक्ति। एडवांस और बिगिनर के सिस्टम को समझ लेना पड़ेगा कि बिगिनर क्या है और एडवांस क्या है। आपने कहा ना शाखा है, शाखा नहीं है, इसको कलेक्टिव समझना पड़ेगा। जब आप कहते हैं शाखा है, तो ब्रांच अगर आप कह रहे हैं तो समझ लीजिए कलेक्टिव पेड़ है ये, पूरा पौधा है। उसमें आपको स्टार्ट करना पड़ता है फाउंडेशन से।
कुंडली, ग्रह, खाने, भाव, राशियां, वहां से स्टार्ट करके आप ज्योतिष के फाउंडेशन को जब समझ जाते हैं, पहले आपको सिर्फ नामों से समझना पड़ता है। क्या है ग्रह, क्या है राशि, क्या है दृष्टियां, क्या है डिविजनल चार्ट्स, है ना। तब इसकी आवश्यकता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि 1 महीने में ही व्यक्ति या 2 महीने में ही जिसने ज्योतिष पढ़ा है वो डायरेक्ट डिविजनल चार्ट की बात करने लगता है। मतलब एक कॉम्बिनेशन उनको बताओ तो वो बोलते हैं सर ये D9 में भी काम करेगा। अब ये D9 की इतनी जो क्रेविंग है ना, या D10 की इतनी जो क्रेविंग है ना, ये पैदा की गई है। हमें ये समझना पड़ेगा कि ज्योतिष में क्या सिक्वेंसली है और क्या पैदा किया गया है। आज के जमाने में आप इन्फ्लुएंस्ड हैं। आप वो नहीं मांग रहे जो आपको चाहिए, आप वो मांग रहे हैं जो आपको मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है। और ज्योतिष में भी वो हो रहा है। जैसे अभी किसी ने पूछा ना कि सर नजर लग जाती है ना, भूत बाधा प्रेत बाधा हो जाती है, उसमें ज्योतिष का योगदान क्या है? वो ठीक बात है। लेकिन ये बाधा, ऊर्जा, इन शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले व्यक्ति को बहुत संकोच करना चाहिए। काला जादू, टोना टोटका, है ना, पिछला जन्म, पेंडिंग कर्मा, इन शब्दों को आपके आगे परोसा जा रहा है। तो बहुत आपको शब्दों से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, अपने सीक्वेंस को पकड़ना है। सीक्वेंस को पकड़ने के लिए आप बेसिक जड़ों पर काम कीजिए, फिर धीरे धीरे आप तने पर ऊपर अपने आप चढ़ने लगेंगे। उसमें आप फिर नवांश तक जाएंगे, D10 तक जाएंगे। सिर्फ आप ऐसा मत कीजिए कि आपने बस नाम सुना और आपने पढ़ लिया। फॉलो मत कीजिए, किसी को फॉलो मत कीजिए, मुझे भी फॉलो मत कीजिए। ज्योतिष सीखना है तो सवाल पूछने की हिम्मत जगाइए। तो व्यक्ति सवाल पूछने लगेगा, उसको उत्तर मिलने लगेगा। उसके बाद अगर वो डिविजनल चार्ट न भी पढ़ता है, मैं कहता हूँ डिविजनल चार्ट को छोड़ दो, तुम पहले राशि चार्ट को मास्टर करो। तुम नाम समझ लो, क्या षडवर्ग होता है, क्या 10 वर्ग होता है, कौन से वर्गा चार्ट होते हैं, वो नाम जान लो। ताकि नाम तुम्हें याद रहेगा ना, जिस गली का, उस गली का कल को फिर तुम इंट्रोडक्शन के बाद तुम उसमें जाकर घूम भी पाओगे। लेकिन गली का नाम ही याद नहीं है, फिर क्या होगा? फिर इसको छोड़ा जाए, फिर बाकी चीजों में उतरा जाए। 64 नमाज पढ़ रहा है व्यक्ति या कुछ और पढ़ रहा है, नमाज में थोड़ा बहुत जान लिया, फिर आगे बढ़ रहा है, राशियों को समझ लिया। जब राशि को समझ लिया तो उसका जो फाउंडेशन कंप्लीट करने के लिए जितनी चीजें हैं उतना उसने कर लिया। उसका जो बिगनर, जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए बिगिनिंग की, वो कंप्लीट हो गई। और उसको जब कंप्लीट की बात की जाती है तो मैं ये नहीं कहता कि उसको मास्टरी कर लो, क्योंकि प्रिडिक्शन अभी तक आया नहीं है। अभी तक मैंने प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन की बात नहीं की। प्रिडिक्शन में तो जाना ही नहीं है। मैं ये कहता हूँ प्रिडिक्शन में जाओ ही मत। प्रिडिक्शन के पीछे तुम मत जाओ, प्रिडिक्शन तुम्हारे पीछे आएगा अगर ठीक ढंग से समझ लिया एस्ट्रोलॉजी को तुमने तो। प्रिडिक्शन खुद आएगा तुम्हारे पीछे। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे पेड़ अगर ठीक ढंग से उगा लिया गया तो फल आ ही जाएंगे। ध्यान फलों को उगाने पे नहीं होना चाहिए। ध्यान होना चाहिए कि हमारा जो पेड़ है उसमें किस समय पर कितनी खाद देनी है, मिट्टी को कितना पानी देना है, कहाँ से उसको बचाना है, किस दिशा में उसको मोड़ना है। फिर जब आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाए, उसके बाद आप दशाओं को पढ़िए, एक्टिवेशन को पढ़िए, है ना। इसके बीच में अगर आप पढ़ना चाहें तो पंचांग को पढ़ लीजिए। जब आप पंचांग को पढ़ लेंगे तो थोड़ा सा पार्ट मुहूर्त का पढ़ लेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि ज्योतिष में ऐसे नहीं हो सकता कि आपने एक चीज किया और सब कुछ आपको आ गया। आपको कलेक्टिवली चीजें सीखते रहना पड़ेगा, फिर आप जाकर कंप्लीट होंगे। क्योंकि सवाल तो कोई भी आपसे कुछ भी पूछ सकता है ना। फिर आपको उन चीजों पर इतनी मास्टरी होनी चाहिए कि नींद में भी सवाल किया गया तो आपको उसका उत्तर मिल जाए, आप उसका उत्तर दे सकें। इसलिए नहीं, आप उसका उत्तर दे सकें। उसके बाद आपने दशा वगैरह पढ़ ली, फिर आप आगे बढ़े। इसके बाद बारी आती है कि अब आप प्रश्न कुंडली में जाएं। पहले आप मास्टर कर लीजिए इवेंट्स को, थोड़े थोड़े प्रिडिक्शन आने लगे। इसके पहले अगर आपको समझना है तो वर्षफल समझ लीजिए, तिथि प्रवेश समझ लीजिए, है ना। अगर बहुत मास्टरी करने की इच्छा है तो नाड़ी समझ लीजिए।
और जब आप इसको समझें तो एक नई पद्धति की तरह इसको ऐड करते चले जाइए अपने पेड़ में, वो जो आपका मूल तंत्र है ना, उस मूल तंत्र में इसको ऐड करते चले जाइए। फिर जब आप प्रश्न कुंडली पढ़ेंगे तो प्रश्न कुंडली की मास्टरी कीजिए, और प्रश्न कुंडली की मास्टरी के बाद कुछ और मास्टर करना रहता नहीं है। अब सवाल उठता है, सर नक्षत्रों का क्या करें? क्योंकि मैं देखता हूँ ज्योतिष में जितनी मास्टरी लोग ना इस पर नहीं करते, उससे ज्यादा वो बातें करते हैं नक्षत्र की। सर मेरा तो ये प्लेनेट उस नक्षत्र में है, ये तो उसके साथ नक्षत्र का चेंज कर रहा है। नक्षत्रों को भी सीख लीजिए, आपकी बेसिक एस्ट्रोलॉजी हो जाए। उसके बाद जब आपने फाउंडेशन समझ लीजिए लिया, जो मैंने फर्स्ट स्टेप बताया है, उसी के साथ आप नक्षत्रों को भी समझ लीजिए। नक्षत्र को आप पहले समझते हैं तो भी ठीक है, बाद में समझते हैं तो भी ठीक है, फर्क ही नहीं पड़ता। आपकी आवश्यकता के लिए कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बाद में जब आप सीखेंगे तो बस आप इसको इसमें ऐड कर देंगे तो आप में थोड़ा सा निखार आ जाएगा, इतना ही होगा। कुछ अधूरा नहीं रहेगा बिना नक्षत्रों के। ऐसा नहीं कि कुछ अधूरा हो जाएगा, लेकिन हाँ ये भी आवश्यक है क्योंकि वो नक्षत्र राशियों के पीछे का पार्ट है, वो भी सीख लीजिए। ठीक है मैम। तो सिक्वेंसली आपको धीरे 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 करके हर बात जुटा लेनी पड़ेगी। उसके बाद अब आता है सर प्रोफेशन एस्ट्रोलॉजी, मैरिज एस्ट्रोलॉजी, ये एस्ट्रोलॉजी, वो एस्ट्रोलॉजी, ये सब अलग अलग, ये हुई अलग अलग ब्रांच। अब आपको ये समझना है तो कुंडली के अलग अलग हिस्सों को समझ लेना पड़ेगा। जैसे आप मैरिज की बात करते हैं तो आपने D9, वो भी D9 में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप D9 सुनना चाहते हैं। ठीक है, मैरिज के लिए सिर्फ D9 की आवश्यकता नहीं है, D3 से भी मैरिज का बहुत प्रिडिक्शन होता है, D12 से भी होता है। ठीक है, D24 से भी होता है, D20 से भी होता है, बहुत सारे और भी डिविजनल चार्ट से होता है, 60 से भी हो जाएगा, D60 से भी, नाड़ियांशा से भी हो जाएगा। वो इसलिए D9 कर रहा हूँ क्योंकि आपके लिए वो आवश्यक हो गया है कि मैरिज इज इक्वल टू D9 है आपके लिए, और प्रोफेशन इज इक्वल टू D10 है आपके लिए। अब धीरे धीरे फिर आप डिविजनल चार्ट में उतरिए, और डिविजनल चार्ट में उतरने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत रहस्यमयी बात है और आपको कोई रॉकेट साइंस समझना है। ज्योतिष बहुत सिंपल है एक्चुअली, को रॉकेट साइंस तो बनाया जा रहा है इसलिए क्योंकि आप न समझ सके, और जो चीज समझ नहीं आती ना वो बहुत आकर्षित करती है। तो इसको समझने के लिए बहुत सिंपल वे में आप चीजों को बस समझते चले जाइए। अगर ज्योतिष आपकी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है तो ज्योतिष आप में उतर ही जाएगा। वो जो गुरु आपकी जिंदगी में आएगा ना वो उतार ही देगा। ये मामला नहीं है कि आप दो और दो चार समझें, हमेशा ज्योतिष में दो और दो चार नहीं होता। रटने की बात नहीं है, सीखने की बात नहीं है, उतरने की बात है। जैसे कवि में कविता उतरती है, संगीतज्ञ में संगीत उतरता है, चित्रकार में चित्र उतर जाता है, बिल्कुल वैसे ही ज्योतिषी में ज्योतिष उतरता है। वो उतरेगा तब जब आपके सामने ठीक ठीक उतारने वाला मौजूद। अब आज की इस प्रोफेशनल दुनिया में आपको किसे चुनना है ये आप पर। कई बार लोग ऐसे होते हैं जो उतारने वाला ठीक नहीं चुन पाते, वो भी उनकी डेस्टिनी का हिस्सा होता है। बिना डेस्टिनी के तो आप पकड़ ही नहीं सकेंगे कि वो एक्चुअल व्यक्ति कौन है जो आप में उतारेगा। पकड़ ही नहीं सकेंगे, वो आपके सामने ही नहीं आएगा बिना समय के। इतना ही है और कुछ भी नहीं करना। और अंतिम बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ वो ये कि कंटेंट कंज्यूम करने से, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, यूट्यूब पे हो, है ना, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, किताबों से हो, कंटेंट कंज्यूम करने से बचना होगा। मतलब मैं तो ये कहता हूं कि इस मामले में व्यक्ति अगर 2 साल तक अपने को पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर ले और सिर्फ अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर नजर बनाकर रखे, तो बिना कंटेंट को कंज्यूम किए हुए भी वो बहुत कुछ जान जाएगा। और कई बार अगर वो नहीं भी जानता है ना किसी टर्मिनोलॉजी को, तो भी आवश्यक नहीं है उसके लिए जानना। बात
इतना ही है, इतनी ही बात है कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो ध्येय है, वो पूरा हो जाना चाहिए। अगर वो ध्येय पूरा होता है तो आवश्यक नहीं है ना कि आप किसी स्पेसिफिक टूल को ऐड करें। आवश्यक नहीं है ना। जैसे पहले, सपोज कीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि पहले आप कुछ भी सपोज कर लीजिए, आपके सामने मॉनिटर पड़ा है, या आपके सामने कोई खिलौना पड़ा है, या आपके सामने सपोज कीजिए प्रिंटर पड़ा है। पहले जो प्रिंटर बनते थे, या पहले जो मोबाइल बनते थे, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो बनता था, जो डिवाइस बनती थी, उसमें उपयोग किया जाता था स्क्रू का। छोटे छोटे स्क्रू या बड़े स्क्रू, उससे खोले जाता था उसको। खोलना है तो स्क्रू खोलना पड़ेगा, वो खुलेगा। लेकिन आज स्क्रू की महत्ता कम कर दी गई है और लॉक का सिस्टम बना दिया गया है। जैसे आप प्रिंटर को खोलना चाहें तो प्रिंटर में स्क्रू कम है, लेकिन लॉक सिस्टम पे चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई ज्यादा है। अब आप उसको गलत ढंग से खोलते हैं तो वो टूट भी जाता है। लेकिन वो लॉक का जो सिस्टम है, उसने स्क्रू का काम कर दिया, तो स्क्रू की आवश्यकता नहीं है। लेकिन स्क्रू फिर भी तो है, स्क्रू का अस्तित्व तो है ना, एग्जिस्टेंस तो है ना। वहां उसके लिए नहीं है। बिल्कुल वैसे ही होता है कि आपके लिए किसी टर्मिनोलॉजी का अस्तित्व खत्म हो जाता है अगर आप सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी को मास्टर कर लेते हैं, या उतनी मास्टर कर लेते हैं जितनी आवश्यक है। फिर आप जबरदस्ती टूलों को ऐड करते चले जाएं कि हम ये भी सीख रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं। सीखिए, लेकिन बहुत सीरियसनेस के साथ, क्योंकि आप सिर्फ कंज्यूम करते चले जाएंगे ना, तो आपके भीतर कुछ हो जाएगा, ये आवश्यक नहीं है। असली बात यह है कि आपके भीतर कुछ हो जाना चाहिए। ज्योतिष अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देता है, और ज्योतिष की तो बात छोड़िए, वो व्यक्ति आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देता है ना, जिस व्यक्ति से आप ज्योतिष सीख रहे हैं, तो आपको तत्काल बदल देने की आवश्यकता है, चाहे वो कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हूं। ठीक है मैम। रास्ता है, एक एक करके आप चीजों को अलग अलग समझते चले जाएंगे और एक दिन समझ लेंगे। पूर्णता कभी नहीं आएगी, बस इतना ही ध्यान रखना है कि पूर्ण कभी नहीं हो सकते। ये जर्नी है जो चलती ही रहेगी, अनवरत चलती रहेगी। यस सर। हाँ, इसमें यू ट्रांसफॉर्मेशन से हो इट जाता वेरी है। वेरी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है कि व्यक्ति एक एक हिस्से से निकलकर दूसरे हिस्से में पहुंच जाता है, और पीछे की चीजें पीछे छूट जाती है। लेकिन वो जो यात्रा है वो तो अनवरत चलती ही रहेगी। उसका उसका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है, रुका नहीं जा सकता, स्टॉप नहीं है कहीं भी। विलीन किया जा सकता है चलते चलते, स्टॉप नहीं है। जैसे मोमबत्ती जलते जलते बुझ जाए, मोमबत्ती खत्म हो गई और अब बुझ जाए। लेकिन आप, एक मोमबत्ती जल रही है और जलती भी रहे, मतलब मोमबत्ती की जो अग्नि है वो भी स्टॉप हो जाए, जलती ही रहे, वहीं पर रुक जाए, बुझना नहीं है, जलते ही रहना है। और मोमबत्ती का पिघलना भी रुक जाए, उसके भीतर के धागे का जलना भी रुक जाए, ये सब नहीं हो सकता ना। ये यात्रा है, साइकिल की प्रक्रिया है। मोम पिघलेगा, धागा जलेगा, प्रकाश होगा, अग्नि जलेगी। अगर इस साइकिल में से किसी एक को तोड़ा गया तो वो मैटर बुझ जाएगा। तो ये चलता रहेगा। हाँ, अब इसको विलीन किया जा सकता है। वो विलीन तो फिर अंतिम समय में हो जाता है। अंतिम समय का मतलब मृत्यु नहीं, अंतिम समय का मतलब लक्ष्य, व्यक्ति का, आत्मा का जो लक्ष्य है।